खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन इसलिए खास है क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आप तक रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत से हो, खेल जगत से हो, एंटरटेनमेंट जगत से हो या फिर कोई क्राइम की खबर हो, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा भी करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं और आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार सारे रिपोर्टर्स आपको देश भर की खबरें क्या कुछ है, उनके राज्यों की बड़ी खबरें क्या कुछ है वो बताएंगे। शुरुआत करूंगी मैं सबसे पहले पंकज से। पंकज, आज उत्तर प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं? अंशिका, देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय और सचिवालय 20 अप्रैल से खोलने के लिए आदेश नियुक्ति विभाग से और प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि जो 4th क्लास की एम्प्लॉई हैं उनको शिफ्ट वाइज बुलाने की बात की गई है। तो यानी आज से कल से उत्तर प्रदेश में जो सोमवार से सभी कार्यालयों को खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में ऐसे उद्योग धंधों की लिस्ट बनाई गई है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र में हो, छोटे मोटे उद्योग धंधे या नरेगा या फिर बिजली या पानी जल जैसे नगर विकास के जो विभाग हैं वहाँ पे भी काम काज सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो संख्या है वो थोड़ी कम होगी। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, ग्राम विकास विभाग ने, जो अन्य प्रदेशों से पलायन करके मजदूर अपने गृह जनपद आए, अपने घर आए हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि उनको नरेगा का जॉब कार्ड देगी और उन्हीं के गांव में रोजगार उपलब्ध कराएगी। यानी अब वहीं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब तक तब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 60 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आए। कुल मिलाकर के इस समय आंकड़ा 894 पहुंच चुका है। यानी 1000 के करीब उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा है। और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब आगरा की है, जहां 200 के आसपास कोरोना पॉजिटिव की स्थिति है। और फिर लखनऊ और नोएडा की स्थिति है। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मुक्त किया गया, चाहे वो महाराजगंज हो या पीलीभीत हो। लेकिन ऐसे कल 4 जिले और बढ़े जहां पे कोरोना के एक पॉजिटिव केस और सामने है। सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ी है। दूसरी तरफ सरकार ने ऐलान किया है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास नहीं है, सबको सरकार सस्ते गल्ले जो अनाज है वो उपलब्ध कराएगी, घर घर जा करके निःशुल्क। ये निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। तो एक बड़ी छोटे गरीब जो बाहर से आए उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जो छात्र या जो भी कोई बाहर आ रहा है, क्वारंटाइन किया गया, तो 14 दिन पूरा होने के बाद उनको घर छोड़ा जा रहा है। कोटा में फंसे बच्चे हैं, उनकी समस्या का सरकार निजात दिलाने के लिए उनको उत्तर प्रदेश उनके गृह जनपद ला करके छोड़ने की तैयारी की है। बसें जा चुकी हैं। तो ये सब बड़े स्तर पे निर्णय लिए जा रहे हैं। राशन मुहैया कराया था उन मजदूरों के लिए, वो भी हमने देखा। आगे मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर सीधे चलते हैं राजस्थान, जहां हमारे रिपोर्टर अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं दिन भर की, अरविंद? और जिस तरीके से अभी पंकज ने बताया कि यूपी की कुछ जो 100 बसें हैं वो रवाना कर दी गई थी कल ही, अगर देखा जाए तो, लेकिन अब राजस्थान से बच्चों को ले लिया गया है, छात्रों को ले लिया गया है और सीधे यूपी के लिए रवाना कर दी गई है बस। जी बिल्कुल, देखिए, कल शाम को ये जो सभी बसें हैं ये कोटा पहुंच चुकी थी और कोटा में 6 अलग अलग जगह पर इन बसों को रोका गया था। और वहां से जो कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं उनको कोचिंग संस्थान के जो प्रबंधक हैं उन्होंने उन बच्चों को वहां तक भिजवाया और उसके बाद में सबको स्क्रीनिंग की गई। और स्क्रीनिंग करने के बाद ये बसें देर रात वहां से रवाना हुई और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो, इस बात का ध्यान रखा गया। जो 2x3 की जो बसेस थी उसमें जो 2 सीटर थी वहां पर एक व्यक्ति को बैठाया गया, जबकि 3 सीटर जो थी उसमें 2 व्यक्तियों को बैठाया गया और उसमें एक जो सीट थी बीच की वो खाली रखी गई। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं पालना हो, इस बात का भी वहां पर ध्यान रखा गया। एक बस में करीब 30 बच्चों को यहाँ से रवाना किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं
वो यहाँ से यूपी के लिए बाहर जो है निकले हैं और अलग अलग रास्तों से यूपी के जो अलग अलग जिले हैं वहां तक ये बच्चे पहुंचेंगे और आज सुबह से इनका जो पहुंचना है वो वहां पर शुरू हो चुका है। तो वहीं यदि कोरोना की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कल देर रात की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 98 नए जो मामले हैं वो यहाँ पर कोरोना के आ चुके हैं। हालांकि एक राहत की बात भीलवाड़ा से है और दूसरी जयपुर से। भीलवाड़ा में जहां कोरोना मुक्त हो चुका है तो वहीं जो जयपुर है वहां पर लगातार मामले बढ़ते हुए मिल रहे थे, लेकिन कल से यदि बात करें तो काफी कम जो मामले हैं। परसों करीब 5 मामले यहाँ पर मिले और यदि कल की बात करते हैं तो कल भी यहाँ पर जो है 8 मामले वो यहाँ पर मिले हैं। लेकिन देर रात एक सूचना आ रही है कि 2 जो व्यक्ति हैं कोरोना पॉजिटिव थे उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। हालांकि जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने मेडिकल बुलेटिन में फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। कुछ देर बाद में जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा तो इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी। यदि ये 2 मौत और बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़ा है मौत का वो 19 हो जाएगा। अब तक 17 लोगों की राजस्थान में मौत हो चुकी है और 33 में से जो 25 जिले हैं वहां पर कोरोना पॉजिटिव है। गनीमत की बात है कि जो 8 जिले हैं वहां पर अभी तक किसी तरह का जो कोरोना पॉजिटिव है वो नहीं पाया गया है। वहीं जयपुर की राह पर ही अब जोधपुर में लगातार जो है पेशेंट्स वो मिल रहे हैं। जिस तरह से जयपुर में अचानक से एक साथ ज्यादा पेशेंट्स मिलने लगे थे उसी तर्ज पर जो जोधपुर है वहां पर भी पेशेंट मिल रहे हैं। कल 38 पेशेंट एक साथ वहां पर मिले। इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो 154 हो गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें ले रहे हैं। उन बैठकों में प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह से जो कोरोना है उससे यहाँ पर निजात पाया जा तो सके। बैठकों का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में भी जिस तरीके से लगातार हम उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में देख रहे हैं कि तमाम बैठकें की जा रही हैं ताकि इस महामारी से निपटा जाए और जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। हमारे साथ लगातार बिहार के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। श्रीकांत, जिस तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान की ही बात कर लीजिए, उसको लेकर नीतीश कुमार ने कमेंट किया था कि क्यों छात्रों के लिए बसें भेजी गई, गरीब जो मजदूर हैं उनके लिए क्यों नहीं भेजी गई बसें। जो है लगातार राज्य में गरीब मजदूर अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है, उसको लेकर आवाज उठाई नीतीश कुमार ने। आगे आज क्या कुछ बड़ी खबरें बिहार की रहने वाली हैं उसको लेकर भी बताया। देखिए, आपको पता है कि राजस्थान के कोटा में बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा छात्र रहते हैं और वो छात्र फंसे हुए हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उनके परिजन चिंतित हैं और उनकी चिंता को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के छात्रों को वापस लाने की व्यवस्था की है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के अनुपालन की जो भावना है उसको ठेस पहुंच रही है। लॉकडाउन में किसी को कहीं से लाने जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव ने लिखा है केंद्रीय गृह सचिव को पत्र और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गाजियाबाद से और नोएडा से बसों में भर के बिहारियों को भेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो भी ठीक नहीं था, वो भी लॉकडाउन का उल्लंघन था। और राजस्थान से जिस तरह से छात्रों को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी उल्लंघन है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चिंता सता रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर अपने राज्य के छात्रों को वापस ला रही है तो बिहार में भी ये मांग उठेगी और बिहार में मांग उठ भी रही है। कई छात्र पहुंचने भी लगे हैं, खुद पहुंचने लगे हैं और उनके परिजन लगातार वीडियो जारी करके, छात्र वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील भी कर रहे हैं। और जहाँ तक बिहार में संक्रमण की बात है, 3 नए मामले सामने आए हैं कल और इसके साथ ही बिहार में 55 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और 3 जो नए मामले सामने आए हैं उसमें नालंदा का एक 17 वर्षीय का नौजवान है, दूसरा बेगूसराय का 42 साल का एक बुजुर्ग है। तो दोनों लोगों के पॉजिटिव आने के बाद अब राज्य में 85 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। लेकिन सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। कल जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी वैशाली वाले की, उसको लेकर, क्योंकि 2 साल से वो बीमार था और पटना से कहीं बाहर गया नहीं था। ऐसे में वो कहाँ संक्रमित हुआ, अस्पताल में हुआ या एम्बुलेंस में हुआ, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उससे जो जुड़ा हुआ चेन है उसकी तलाश की जा रही है और जिला प्रशासन का दावा है कि 100 से ज़्यादा पटना के लोग उसके संपर्क में आए थे, जिनमें से 72 लोगों की पहचान की जा चुकी है, उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। तो जिस मरीज की कल कोरोना से मौत हुई है उसका चेन बहुत बड़ा बन गया है और पटना के 100 लोग उसके संपर्क में आए थे, तो पटना में भी संख्या बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश है। दूसरी बात है कि दीघा में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और ये अपना ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने भी संक्रमित लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी महामारी है जिसका हमें नहीं पता कि कहां से आई है, कैसी दिखती है और क्या है, जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब मैं सीधे चलूंगी मध्य प्रदेश, जहां पर इस वक्त शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शरद, आज मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं?
जैसे कि तमाम राज्यों में बड़ी खबरें कोरोना की है, वही मध्य प्रदेश में भी इसी खबर के ऊपर खास नज़र है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अब तीसरे नंबर पर देश के माना जा रहा है, क्योंकि 1400 मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा तकरीबन 900 के आसपास है, भोपाल में 200 और अन्य जिलों में इक्के दुक्के मरीज देखने को मिल रहे हैं। बढ़ने वालों की संख्या 61 पहुंच चुकी है। इन सभी चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी मजदूर हैं जो कि दैनिक काम शरद से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जैसा कि आपने देखा कि हर राज्य में एक खबर जो बराबर आ रही है वो है कोरोना वायरस को लेकर लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं और हर खबर आप तक साझा कर रहे हैं। शरद, मैं आपसे बातचीत कर रही थी लेकिन संपर्क टूट गया था। आगे बताएं कि क्या कुछ बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कोरोना को लेकर आप अपडेट दे रहे थे, वो भी बताइए। देखिए, कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में जैसा कि अन्य राज्यों में है वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हालात है, और मध्य प्रदेश में हालात अब ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश अब तीसरे पायदान पर है देश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर। यदि हम देखें तो मरने वालों का आंकड़ा भी 61 हो चुका है और प्रशासनिक तौर पर या सरकार के तौर पर लगातार काम हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि मंत्रिमंडल को लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज हो रही है कि मंत्रिमंडल का गठन कब हो, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 25 दिन हो चुके हैं लगातार बतौर सिंगल मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और उनका रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उन्होंने अब सबसे ज़्यादा दिन अकेले ही पूरी सरकार को चलाने का बेड़ा उठाया था, तो वो लगभग 25 दिन हो चुके हैं। इस बीच अब बात की जा रही है कि कैबिनेट का विस्तार बनाया जाए ताकि जितने भी अलग अलग विभाग है, जो महत्वपूर्ण विभाग है, वह पूर्ण रूप से देखा जा सके। तो संभवतः माना जा सकता है 1 से 2 दिनों में कैबिनेट का गठन किया जा सकता है, जिसमें 8, 10 से 12 मंत्रियों को उसमें रखने की जगह हो सकती है। इस तरह की सुगबुगाहट भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और रही बात लोगों की, तो उनको भी कहीं ना कहीं जिनको खाने की परेशानी हो रही है उनके लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है प्रशासन के तौर पर। तमाम व्यवस्थाएं जो अन्य राज्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं अपने अपने प्रदेश की जनता के लिए, वही मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना पॉजिटिव जो लगातार मरीज पूरे देश भर से मिल रहे हैं, प्रदेश में मिल रहे हैं, इनका रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इसके पीछे अभी जब कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी तो एक ही कारण निकला था कि जो बाहर से फरवरी और मार्च के समय में जो जमाती बाहर से विदेशों से भारत में आए थे, उनकी वजह से पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात बने हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शरद, और लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश में ही कोशिश की जा रही है कि इसको कंट्रोल में किया जाए। कहीं ना कहीं जमातियों के बाद से ही आंकड़ा हर राज्य का बढ़ा है। श्रीकांत, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी और आगे अपडेट जानना चाहूंगी कि क्या कुछ इस वक्त बिहार की जनता की तरफ से बातें सामने आ रही हैं, लॉकडाउन को लेकर उनकी क्या सोच है? लॉकडाउन का पालन कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सब्जी बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही थी वो नहीं उमड़ रही है। लेकिन एक चिंता की बात है कि एक अफवाह फैली है कि जनधन योजना के तहत जो गरीब लोगों के अकाउंट में, खाते में 500 रुपया आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अगर उसको 2-3 दिन के अंदर नहीं निकाला गया तो वापस हो जाएगा। तो लोग बैंकों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है और केवल ये अफवाह की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ झारखंड की बात कर लें थोड़ी, झारखंड में भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और उससे झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। और रांची के हैं, रांची के हिंद पीढ़ी के ये तीनों केस हैं और इसके साथ ही रांची शहर जो है, यानी झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची अब लार्ज आउटब्रेक की श्रेणी में आ गई है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर एक साथ कोरोना के मरीज मिले हैं, तो रांची में 17 कोरोना मरीज मिले हैं और हिंद पीढ़ी में लगातार कोरोना संदिग्धों का मिलना जारी है। सैकड़ों लोगों की अभी जांच चल रही है और कितने लोग पॉजिटिव आएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो झारखंड में स्थिति बहुत चिंताजनक होती जा रही है। झारखंड सरकार 15 दिन पहले निश्चिंत थी कि एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन अब तो 32 केस वहां पर सामने आ चुके हैं। तो एक राज्य जो बिल्कुल अछूता था कोरोना के संक्रमण से, वहां पर एक सप्ताह के अंदर अगर 32 संख्या पहुंच गई है तो चिंता की बात है। और ये संख्या पहुंची है केवल बोकारो और रांची की वजह से।
बोकारो में 9 संक्रमित लोग हैं और रांची में 17 उनकी संख्या हो गई है। बिहार की एक बड़ी खबर जो मैं बता रहा था आपको वैशाली से जुड़ी हुई, जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज की कल मौत हुई थी और जिस हॉस्पिटल में भर्ती था उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। उसी हॉस्पिटल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे को एनएमसीएच के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में भर्ती कराया गया था। उस बच्चे की मौत हो गई है और उसका कोरोना टेस्ट जांच के लिए दिया गया है। माना जा रहा है कि वो बच्चा भी संक्रमित हो गया था कोरोना से। तो कोरोना का जो वैशाली वाला शख्स है जिसने बड़ा चेन बनाया है, जिसका पता नहीं चल रहा है, वो सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। पटना के जो 100 लोग उसके संपर्क में आए हैं उनकी जांच का सैंपल भेजा गया है, लेकिन अगर जांच पॉजिटिव आ जाती है तो पटना में संख्या बढ़ जाएगी। तो जिस पटना में 15 दिन तक कोई केस नया सामने नहीं आया था, उस पटना से बहुत बड़ी खबर ये है कि वैशाली वाले मरीज से 100 लोग संपर्क में आए हैं और ये बहुत खतरा है कि पटना कहीं हॉट स्पॉट ना बन जाए। बिल्कुल श्रीकांत, और कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही वो एक चीज मैंने गौर किया वो ये है कि लगातार जो टेस्टिंग की गति है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो इंसान है उसकी मौत पहले हो जाती है लेकिन रिपोर्ट बाद में आते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव था या नेगेटिव था। कई ऐसे इलाके हैं जहां की स्थिति यही बनी हुई है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के हालात बन रहे हैं पंकज? वहां पर टेस्टिंग की गति क्या कहती है? इससे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही ट्वीट कर बाकायदा इसको लेकर सवाल खड़े किए थे कि भारत में टेस्टिंग तेजी से क्यों नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक टेस्टिंग की बात है तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो पूल टेस्टिंग करने लगा है और आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ी है। पूल टेस्टिंग की वजह से कई जिलों में भी इसकी व्यवस्था सरकार ने की है। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज मरे हैं शुरुआती दौर में, उनकी मृत्यु होने के बाद ही उनके सैंपल भेजे गए और उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। चाहे जो बस्ती का शख्स हो या फिर कानपुर का हो या ऐसे एक दो लोग और हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव की वजह से मौत हुई है और उनकी जो सैंपल लिए गए, उनकी मौत के बाद वो रिपोर्ट आई जो सरकार के लिए सिरदर्द बन गई। क्या डॉक्टरों को उनको इलाज करने में या फिर पहचानने में देर लगा, या फिर चूँकि टेस्टिंग प्रक्रिया चूँकि उत्तर प्रदेश में बहुत शुरुआती दिनों में स्लो थी तो उसका प्रभाव पड़ा था। हालांकि अब सरकार ने निर्णय लिया है और मंजूरी भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा राज्य है जहां पे पूल टेस्टिंग शुरू हो गई है और यही तो हम अब यहाँ पे जो टेस्टिंग की संख्या है वो पूरे भारत में टेस्टिंग की गति तेज हो और रफ्तार तेज हो ताकि जल्द से जल्द इस महामारी का पता लगाया जा सके और एक इंसान को बचाया जा सके। मैं सीधे आना चाहूंगी अब आपके पास अरविंद, जाते जाते क्योंकि समय की कमी है तो सीधे आप बताएं कि भीलवाड़ा मॉडल को लेकर जिस तरीके से अब पूरा देश ये कह रहा है कि भीलवाड़ा मॉडल के जरिए हम लड़ेंगे अब कोरोना से, तो क्या लगता है कि भीलवाड़ा मॉडल जो है अब क्या बाकी के राज्यों में भी इस्तेमाल किया जाएगा? भौगोलिक परिस्थिति जरूरी होती है क्योंकि देखिए जो भीलवाड़ा मॉडल था वो हमारे यहाँ जयपुर का जो रामगंज है वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में ये कहना कि हर जगह भीलवाड़ा मॉडल लागू होगा ये जरूरी नहीं है क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या कहती है, वहां की डेंसिटी कितनी है, इन सब चीजों पर ये चीजें डिपेंड करती है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह भीलवाड़ा मॉडल, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल वाकई जो काबिल तारीफ था क्योंकि शुरुआत में एक साथ काफी संख्या में पेशेंट्स वहां पर आए लेकिन उन सभी पेशेंट्स को अब कोरोना नेगेटिव किया जा चुका है, तो बड़ी एक बात है। साथ ही दूसरी बड़ी बात आपको बताऊं कि जो सुबह का मेडिकल बुलेटिन जारी हो चुका है जिसमें 41 नए केस आज यहां पर सामने आए हैं। इसके साथ ही जो संख्या है वो बढ़कर 1270 हो गई है और पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 2 जो नई मौत है वो जयपुर में हुई है और उसकी पुष्टि भी यहां पर मेडिकल बुलेटिन में हो चुकी है। ऐसे में अब तक 19 लोगों की मौत जयपुर शहर में हो चुकी है। अकेले जयपुर की यदि बात करें तो 9 मौत है, जबकि राजस्थान की यदि बात करें तो 19 जो डेथ है वो यहां पर हुई है, जिसमें एक 76 वर्षीय जो सुभाष चौक का रहने वाला व्यक्ति और एक 47 वर्षीय व्यक्ति ये शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला, इन दोनों की यहाँ पर मौत हुई है और इसकी पुष्टि जो है वो चिकित्सा विभाग ने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर की है। साथ ही आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो आज केस मिले हैं वो भरतपुर में मिले हैं, यहाँ पर 27 केस मिले हैं, जबकि जयपुर में 2 केस मिले हैं, जोधपुर में भी 2 केस मिले हैं, जबकि जोधपुर में कल काफी ज्यादा जो केसेज है वो यहाँ पर मिले थे। बांसवाड़ा में 1 और अजमेर में 2 केस आज मिला है।
नागौर में 1 केस मिला है, जबकि कोटा में 5 यहाँ पर आज नए मामले सामने आए। वहीं जैसलमेर में 1 मामला सामने आया। इस तरह से जो टोटल 41 जो मामले हैं वो सुबह के मेडिकल बुलेटिन में यहाँ पर सामने आए। इसके साथ ही जो संख्या है 1270 हो चुकी है और कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह से इसे रोका जाए, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे वो रामगंज मॉडल हो, क्योंकि रामगंज में देखिए अलग मॉडल यहाँ पर अपनाया गया। भीलवाड़ा की जब लोग बात करते हैं तो वहाँ की सिचुएशन वहाँ अलग थी और जयपुर की सिचुएशन अलग थी। यहाँ पर काफी संख्या में 4 से 5 की 6 किलोमीटर के एरिया में लाखों लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वहां पर भीलवाड़ा मॉडल लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसे में वहां क्लस्टर सिस्टम अपना करके वहां पर जो रैंडम सैंपल वहां पर लिए गए और उनकी जांच की गई। उसके बाद में लगातार जो जांच जो पॉजिटिव है वो सामने आए। जी चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और सारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े थे अलग अलग राज्यों से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और सारी खबरों को हमसे रूबरू कराने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।